नमस्कार। मैं जेम्स श्रीवास्तव एक बार फिर से एक हिंदी के शिक्षक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12वीं कक्षा के हिंदी आधार के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बाजार दर्शन। तो फिर चलिए आज बाजार के दर्शन किए जाए। जैनेंद्र कुमार जी ने यह एक ऐसा पाठ लिखा है जो एक लेख के रूप में तो है, लेकिन ये सिर्फ एक लेख नहीं है। ये एक तरह से कहा जाए तो लेख के साथ साथ एक संक्षिप्त कहानी भी इसमें छिपी हुई है। असल में ये कहानी वास्तविकता से जुड़ी है। वास्तविकता से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें बताया गया है कि असल में बाजार है क्या। इसमें बताया गया है कि बाजार की सार्थकता क्या है। इसमें बताया गया है कि बाजार किन लोगों से सार्थक होता है और असल में बाजार होता किन के लिए है। बाजार शब्द अपने आप में एक जाल की तरह है। अब इस जाल में कौन से लोग फंस जाते हैं, इस जाल में कौन से लोग फंसने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और इस जाल में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस जाल से बच जाते हैं। इस पाठ में मूल रूप से जैनेंद्र जी ने अपने दो मित्रों के बारे में बताते हुए यह समझाना चाहते हैं कि ये दो मित्र सिर्फ ये दो मित्र नहीं बल्कि समाज के वो दो प्रकार के वर्ग हैं या दो प्रकार के लोग हैं जो बाजार को सार्थक अथवा निरर्थक बनाते हैं। यहाँ एक बात बताने की आवश्यकता है और इसकी ज़रूरत भी है कि बाजार इन दोनों में से किन लोगों के कारण सार्थक होता है और क्यों बाजार समाज के लिए अच्छा भी है और समाज के लोगों के लिए कभी कभी ये जाल का काम करता है। हम सभी जानते हैं कि यदि हमारा मन संतुष्ट है, यदि हमारा मन एक निश्चित लक्ष्य की तरफ अग्रसर है, तो फिर ये बाजार अपने जाल में हमें फंसा नहीं सकता। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को समझते हैं, जानते हैं, तो ये बाजार हमारे लिए सार्थक है और असल में ऐसे लोगों के लिए ही बाजार है। लेकिन यदि हमारा मन शून्य है, यदि हमारा मन खाली है, तो फिर हम तृष्णा से भर जाते हैं, हम दुख से भर जाते हैं, हम अवसाद से भर जाते हैं, हम क्रोध से भर जाते हैं, हम द्वेष से भर जाते हैं। और ये कैसे होता है? जब हम इसके जाल में अनायास ही फंस जाते हैं। असल में ये बाजार का आकर्षण है और ये आकर्षण ही हमें भटकाता रहता है। तो आइए इस पाठ को विस्तार से समझें। लेखक कहता है कि बड़े बड़े बाजारों के आमंत्रण बिना शब्दों के होते हैं, अर्थात मूक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बड़े बाजारों में हम घुसते हैं बिना किसी उद्देश्य के, तो ऐसा प्रतीत करवाने लगता है वह बाजार कि शायद मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। और यही मन में जब हमारे ये विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तब धीरे धीरे बाजार हम पर हावी होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि यदि आपके पास परचेजिंग पावर है या खरीदने की शक्ति है, तो चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस कमी को महसूस कराने में बाजार का जाल काम आता है या बाजार का आकर्षण काम आता है। और उसी आकर्षण के जाल में जब मनुष्य फंस जाता है, तो फिर अपने धन का ऐसा उपयोग करने लगता है जो कि बाद में उसके निराशा का कारण बन जाता है। जैनेंद्र जी बताते हैं कि बाजारों की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। इसका उदाहरण देते हुए अपने एक मित्र की कहानी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका एक मित्र था जो बाजार गया। सामान्य बात है ये, जो बाजार गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ विशेष वस्तुएं नहीं खरीदनी थी। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी। बाजार से लौटने के बाद जब लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि आप तो कुछ खास खरीदने गए नहीं थे, फिर इतने सारे वस्तु आपके हाथों में कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये धर्मपत्नी का काम है, इन्हीं के चलते ये सब सामान खरीदा गया है। खैर, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी परचेजिंग पावर को दिखाना चाहते हैं, तो फिर उन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होती। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर। धन को संचय करने के बाद धन के खर्च करने की ताकत हमें अलग ही प्रकार का रस प्रदान करती है। लोग संयमी भी होते हैं, लोग धन को इकट्ठा भी करते हैं,
कोठी, मकान, बंगला, गाड़ी ये सब संचय करने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन जब हम उस धन का उपयोग करते हैं तो उसमें एक अलग ही रस हमें मिलता है। लेखक बताते हैं कि उनके मित्र में परचेजिंग पावर तो थी, लेकिन संयम नहीं था। अर्थात वो जब बाजार गए तो बाजार के जाल में ऐसे फंसे कि वो उन वस्तुओं को भी खरीद लाए जो उनके लिए आवश्यक नहीं थी। जब वापस आए तो उनका पर्स खाली हो चुका था। बाद में क्या हुआ कि वो असंतोष से भर गए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो उन वस्तुओं को भी खरीद लाए हैं जिनकी आवश्यकता उन्हें नहीं है, लेकिन उस समय परचेजिंग पावर उन पर हावी हो गई थी। यहाँ परचेजिंग पावर का अर्थ ये है कि बाजार उन्हीं लोगों से संतुष्ट होता है जिनका मन खाली हो और जेब भरी हुई हो। बाजार असल में खुश होता है ऐसे लोगों को देखकर जिनका मन पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, या जिनके मन में आवश्यकता और अनावश्यकता क्या अंतर नहीं समझ पाता जिनका मन, और लेकिन जिनका जेब भरा हुआ हो। बाजार सज धज कर तैयार होता है और कहता है कि एक बार मेरे माया जाल में फंस के देखो। अगर मैं तुम्हें कंगाल नहीं बना दिया, मैंने तुम्हें कंगाल नहीं बना दिया, तो फिर मेरी सार्थकता नहीं सिद्ध होगी। अब लेखक अब जैनेंद्र जी अपने दूसरे मित्र के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका दूसरा मित्र दोपहर बाजार गया, लेकिन जब वापस लौटा तो उसका हाथ खाली था। तो फिर अचानक उन्होंने पूछ लिया कि तुम गए थे बाजार सामान खरीदने के लिए, फिर कुछ भी खरीद कर वापस क्यों नहीं लौटे? तो उनके मित्र ने जो एक जवाब दिया, यह जवाब एक विशेष मानसिकता को दर्शाता है। और वो जवाब उनके मित्र ने ये दिया कि जब मैं बाजार पहुंचा तो बाजार के आकर्षण को देखकर दंग रह गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि सभी चीज़ें मेरे लिए आवश्यक है, सभी चीज़ों को खरीदना आवश्यक है, लेकिन अंत में वो कुछ नहीं खरीद पाया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यदि एक वो खरीद लेता है तो उसे दूसरा छोड़ना पड़ेगा। अब इसी अंतर द्वंद्व के कारण वह कुछ नहीं खरीद पाया। अब यह एक चीज़ समझने योग्य बात है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ सब कुछ बिकता है, बाजार सजा हुआ है और सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन जब हम बाजार में घुसते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बिकने वाली हर वस्तु की आवश्यकता हमें है। लेकिन यहाँ उनके मित्र ने एक जो जवाब दिया वो सोचनीय जवाब था, और वो जवाब ये था कि उनके लिए भी यही महसूस हुआ, उनके मन में भी यही महसूस हुआ, उन्होंने भी यही सोचा कि उनके लिए सारी वस्तुएं आवश्यक है, लेकिन वह इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि वो सोचने लगे कि यदि मैं एक वस्तु खरीद लेता हूँ तो फिर दूसरे वस्तु को छोड़नी पड़ेगी। अब जो दूसरे वस्तु को वो छोड़ देते तो शायद उनके लिए ये उचित नहीं था। इसीलिए इसी द्वंद्व के कारण, इसी विचार के कारण वो कुछ भी नहीं खरीद पाए। अब लेखक बताते हैं कि बाजार से वापस लौटने के बाद जब बाजार का जादू उतरता है या उसका असर कम होने लगता है तो क्या होता है। जब बाजार का जादू उतरता है, जब बाजार का नशा उतरता है, तब बहुत सारे लोगों को यह एहसास होने लगता है कि शायद बाजार में एक निराशा भरी हुई है, कि शायद हम स्वयं को बाजार के आगे विवश, या एक तरह से मान लिया जाए कि बाजार के आगे हमने घुटने टेक दिए। अब ऐसी परिस्थिति में स्वयं पर अट्ठाहास अर्थात स्वयं पर हंसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन यह एक मानसिक कमजोरी को भी जन्म देता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति में हम ये मानने लगते हैं कि बाजार सचमुच बांधने का काम करता है। बांधने का काम अर्थात मानसिक रूप से बंधन डाल देता है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा है नहीं। यहाँ लेखक ये समझाने का प्रयास करते हैं कि बाजार की सार्थकता किस में है। अपनी आवश्यकताओं को जानना, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाजार में जाकर उन वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना बाजार की सार्थकता है। बाजार उन लोगों से सार्थक नहीं होता जो अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं जिनका उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाजार उन लोगों से सार्थक होता है जो अपनी आवश्यकता को ठीक ढंग से समझते हैं।
लेखक ने इन बातों को सिद्ध करने के लिए बाजार के चौक पर एक भगत जी थे जो चूरन बेचते थे। लेखक ने उनके बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि एक संयमी व्यक्ति जिसके अपने मन पर अधिकार हो सकता है, जो कि एक बाजार का ही एक भाग है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन पर कितना संयम है, उसके मन पर कितना अधिकार है, इसका एक उदाहरण दिया है भगत जी के बारे में बताते हुए। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि भगत जी चूरन बेचते थे वहां पर चूरन तो बेचते थे, लेकिन एक दिन में जितना चूरन बेचा जाना चाहिए अगर उतना वो बिक जाता था तो बाकी चूरन वो बच्चों में बांट देते थे। चूरन वो घर पे ही बनाते थे। चटपटा चूरन बनाने के लिए वो भी बाजार जाया करते थे, लेकिन बहुत सारे फैंसी दुकानों को छोड़कर वो निश्चित दुकान पर पहुंचते थे और सिर्फ उतना ही खरीदते थे जितना उन्हें आवश्यक होता था। मतलब जितने चूरन की या जितने चूरन बनाने की सामग्रियों की उन्हें आवश्यकता थी, सिर्फ उतना ही खरीदते थे और उस चकाचौंध से बिना प्रभावित हुए वहां से लौट आते थे। अर्थात ये एक संयम का उदाहरण है कि किस प्रकार से बाजार से बचा जा सकता है। अब वास्तविक उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम सब बाजार जाते हैं। हम सभी लोग अलग अलग उद्देश्य को लेकर बाजार जाते हैं और हम चाहते हैं कि बाजार जाने के बाद हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। यहाँ उद्देश्य क्या होता है? जब हम घर से बाजार की तरफ निकलते हैं तो कोई ना कोई वस्तुओं को खरीदने के लिए ही जाते हैं। बहुत सारे लोग बाजार में ऐसे दिख जाते हैं जो कि उनके साथ जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो खरीदने के लिए जाते हैं वो खाली हाथ लौटते हैं और जो सिर्फ उनका साथ देने के लिए जाते हैं वो वस्तुओं को खरीद लेते हैं। लेखक इन घटनाओं के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है या इन बातों से यह समझाने का प्रयास करता है कि आधुनिकता के दौर में बाजार का आकर्षण और भी अधिक बढ़ गया है। आधुनिकता के चक्कर में बाजार लोगों को अत्यधिक चमक दमक के कारण अपने जाल में फंसाता जा रहा है, लेकिन असल में बाजार सार्थक नहीं हो रहा। लोग चमक के पीछे वास्तविकता को भूल जाते हैं। एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि लोग ऐसा कहते हैं कि हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होती या हर एक चमकता हुआ कांच हीरा नहीं होता, लेकिन क्या वास्तव में बाजार में पहुंचने के बाद हम इस बात का ध्यान रखते हैं? शायद नहीं। हम जानते तो हैं, हम समझते तो हैं, लेकिन हम खुद ही इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं। मनोरंजन का साधन नहीं है। बाजार एक आवश्यक स्थान है जहां पर सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बाजार दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग बाजार मार्गदर्शन के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग बाजार ये देखने के लिए जाते हैं कि उसकी चमक कैसी है। बहुत सारे लोग बाजार इसलिए भी जाते हैं ताकि वो ये बता सकें कि बाजार का जाल किस प्रकार का है। यह पाठ उपभोग के सुख को बढ़ावा देने के तरफ अग्रसर मन को संतुलित करने के लिए एक प्रयास करता है। यहाँ पर उपभोग सुख को ही असली सुख मान लेना, ये मानसिकता कहाँ से जन्म लेती है? यह मानसिकता बाजारों से जन्म लेती है और बाजार ये चाहता है कि आप उसके वस्तुओं का उपभोग करके अपने आप को सुखी माने। यही इस बाजार दर्शन का मूल वाक्य है। इस बाजार दर्शन का मूल उद्देश्य है ये समझाना कि यदि आप उपभोग सुख को ही वास्तविक सुख मान लेते हैं तो फिर बाजार की चमक आपके आंखों से कभी जाएगी नहीं। इसीलिए अपने आप को उद्देश्यपूर्ण रखिए, अपने आवश्यकता को पहचानिए और उसके बाद बाजार के उपयोग के बारे में सोचिए कि बाजार का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। भटकते हुए मन से यदि आप बाजार जाते हैं या फिर खाली मन से बाजार जाते हैं तो फिर ये बाजार आपके पर्स को खाली करने से चूकेगा नहीं। अर्थात अपने परचेजिंग पावर का इस्तेमाल भी वहीं पर कीजिए जहां उसकी आवश्यकता हो। तो कक्षा 12वीं के बच्चों, मैंने अभी अभी संक्षेप में बाजार दर्शन पाठ के बारे में बताया। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंत में मैं आपसे कुछ 2-3 मिनट बातें करता हूं और आज आपसे एक विशेष बिंदु पर बात करना चाहता हूं और वो विशेष बात है आपका आत्मविश्वास। अब यहाँ मैं आपके आत्मविश्वास
के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब कक्षा में होते हैं तो सवाल पूछने से डरते हैं। अगर आपको किसी विषय में या किसी मुख्य बिंदु में आपको परेशानी है तो क्या आप पूरे कक्षा के बीच में खड़े होकर अपने शिक्षक से सवाल कर पाते हैं? आपकी कोई समस्या आती है किसी विषय में तो उस विषय से संबंधित सवाल अपने शिक्षक से पूछ पाते हैं? या फिर आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि शायद आप में आत्मविश्वास की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये हर एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। आवश्यक नहीं कि जो 99% मार्क्स लेकर आए उनमें ही आत्मविश्वास हो और जो थोड़े से कम अंक लेकर आते हैं उनमें आत्मविश्वास हो ही ना। आत्मविश्वास किसी पुस्तक का दिया हुआ वरदान नहीं है, बल्कि किसी पुस्तक के लिखे हुए वाक्य का वरदान नहीं है कि वो सिर्फ विशेष लोगों को ही प्राप्त हो। आत्मविश्वास सब में होनी चाहिए। क्या आप में आत्मविश्वास है? और यदि नहीं है तो इसके कारण क्या हैं? कक्षा 12वीं के बच्चों में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप कक्षा 12 को पार करते हैं, यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि समाज की कई सारी चुनौतियों से लड़ने में आप सक्षम खुद को नहीं पाते। में आत्मविश्वास की कमी का कारण ये हो सकता है, ये मेरे अपने विचार हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है नकारात्मक प्रतिक्रिया या फिर किसी बच्चे की उपेक्षा करना, निगेटिविटी जिसको कहा जाता है। अगर एक शिक्षक अपने प्रतिक्रिया में नकारात्मक सोच वाली बातें करता है तो वास्तविक रूप से बच्चे का आत्मविश्वास डोलने लगता है। दूसरा, भेदभावपूर्ण वातावरण। यदि भेदभावपूर्ण वातावरण कक्षा में है या कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है तो फिर धीरे धीरे कुछ कुछ बच्चों का या फिर बहुत सारे बच्चों का आत्मविश्वास वहाँ भी डगमगाने लगता है। स्पष्ट शिक्षण। अब स्पष्ट शिक्षण किसे कहते हैं? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी को पता है स्पष्ट शिक्षण क्या है। जो मुख्य बिंदु है या मुख्य तथ्य है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाना आवश्यक है। अगला है जैसे कम संवाद। जैसे अगर मान लीजिए कि बातचीत हम करते हैं बच्चों के साथ तो धीरे धीरे उनके मन में ये आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है कि मैं अगर सवाल पूछता हूँ या पूछती हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सवाल बिल्कुल सटीक है या नहीं है, फिर भी शिक्षक उसे समझकर उसका जवाब देंगे। मेरे विचार से बच्चों में आत्मविश्वास जगाना आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास ही उन्हें आगे की कठिनाइयों को झेलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार करता है। आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ाना आवश्यक है। मेरा यह मानना है कि आने वाले कल में जो बच्चों की चुनौतियां या बच्चों की कठिनाइयां आएंगी उन्हें खुद ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर समय हम उनके साथ मार्गदर्शन के लिए नहीं हो सकते। इसीलिए यदि उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो ही आगे चलकर अपनी कठिनाइयों को वो झेलने के काबिल बनेंगे। मेरा ये मानना है कि बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना एक शिक्षक का, एक अभिभावक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और यदि बच्चों में हम आत्मविश्वास मजबूत कर पाएँ तो ही आने वाले भविष्य की मजबूत नींव खड़ी हो सकती है या मजबूत नींव दी जा सकती है। बच्चों का जीवन सिर्फ हमेशा एक जैसा नहीं होता। बच्चे हमेशा कक्षा 12वीं में ही पढ़ते नहीं रहेंगे, उन्हें जीवन में आगे भी बढ़ना है। और हम सभी को पता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किल हालातों में हमेशा एक अभिभावक या एक शिक्षक साथ नहीं होते। इसीलिए उन्हें खुद ही उन मुसीबतों को झेलने की ताकत होनी चाहिए और इसीलिए आत्मविश्वास आवश्यक है। शिक्षक का तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्य करते ही हैं, अलग अलग प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन देते ही हैं, लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करने में हम उनकी सहायता करें। अत्यधिक कठोरता का वातावरण भी बच्चों के आत्मविश्वास को गिराने का कार्य करता है। भेदभावपूर्ण वातावरण भी
बच्चों के आत्मविश्वास को गिराने का कार्य करता है। उनकी सहभागिता को कम करना भी या उनके सहभागिता को नज़रअंदाज करना भी उनके आत्मविश्वास को गिराने का कार्य करता है। सबसे आवश्यक और सबसे ज़रूरी बात, नकारात्मक प्रतिक्रिया या फिर नकारात्मक सोच का माहौल भी उनके आत्मविश्वास को गिराने का कार्य करती है। क्योंकि यदि बच्चे मन से मजबूत नहीं होंगे तो फिर सामाजिक रूप से मजबूत कैसे हो सकते हैं, और यदि सामाजिक रूप से भी मजबूत नहीं होंगे तो फिर समाज की नींव मजबूत कैसे बनेगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तो बच्चों, मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि इनमें से ऐसा कौन सा माहौल आपके आत्मविश्वास को गिराने का कार्य करता है, अर्थात ऐसा कौन सा माहौल आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। यदि ऐसा है तो मेरा ये मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और आप इस पर अपने जो बड़े हैं आपसे या फिर आपके जो शिक्षक हैं उनसे इस बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी अभिभावक, जितने भी शिक्षक हैं, सभी लोग आप ही के लिए कार्यरत हैं और आप ही के सहयोग के लिए हमेशा उपस्थित हैं। यदि आप चाहें तो इन सब कठिनाइयों के बारे में भी अपने बड़ों से या शिक्षक से बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बच्चों कि शिक्षकों के लिए शिक्षा धर्म है, ना कोई मजबूरी है, लेकिन आत्मविश्वास से पहले विश्वास करना भी जरूरी है। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।